आशापुर गांव का नाम सुनते ही मन में हरियाली, सादगी और संघर्ष की तस्वीरें उभरती हैं। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की महक है और हवा में बसती है उम्मीद की एक मधुर सी खुशबू। इसी गांव में रहते थे रघु और उसकी पत्नी सिया, गांव के सबसे गरीब मगर सबसे मेहनती जोड़े में से एक। आज फिर इतनी सुबह निकल रहे हो रघु? हाँ सिया, जब तक बरसात शुरू नहीं हुई है तब तक ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करनी है, फिर तो काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। रघु चल पड़ता है खेत की ओर और सिया भी घर के कामों में लग जाती है। मटके को सिर पर रखे वह गांव के इकलौते कुएं की ओर बढ़ती है। अरे ओ, ये क्या बदतमीजी है? तू कहाँ घुस आई हमारे बीच में? तुझे इतना भी नहीं पता कि ठाकुरों के घर की बहू बेटियां पहले पानी भरती हैं। तूने अपना मटका हमारे बीच रख दिया। हमारे पीछे खड़ी हो। तेरी औकात यही है। पहले हम पानी भरेंगी, फिर तू अपनी बारी का इंतजार करना। सिया का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू तो है पर आवाज नहीं। वह कुछ कहे बिना अपना मटका चुपचाप हटा लेती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। गरीब लोग ना, जहाँ देखो घुस पड़ते हैं। अब सभ्यता भी सिखानी पड़ेगी क्या? अपमान का घूंट पीते हुए भी सिया की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता झलकती है। वो जानती है कि गरीबी ने उसकी जुबान छीन ली है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। वो सिर झुकाए लौटती है, मगर दिल में एक आग जल रही होती है। सिया मटका सिर पर रखे थके कदमों से घर लौट रही थी। उसका चेहरा भावहीन मगर आंखें नम थीं। रास्ते में गांव के कुछ लोग उसे घूरते हैं, पर वो किसी से नजर नहीं मिलाती। क्या हुआ सिया? सब ठीक है ना? मटका तो भरा है, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? पानी तो भरा, पर मन और भी खाली हो गया रघु। कुछ हुआ क्या कुएं पर? हम गरीब हैं रघु, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इज्जत भी न रहे हमारी। ठाकुरों की औरतें ऐसे बोल रही थीं जैसे हम इंसान ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोली, कुछ कहती तो और तमाशा बनता, लेकिन दिल दिल बहुत दुखा है। छोटी सोच वालों से उलझना मत सिया। हमारे पास न पैसा है न रुतबा, लेकिन हमारी मेहनत और ईमानदारी हमारी असली ताकत है। पर कब तक सहें ये सब? कब तक ऐसे जिएं? वक्त सब कुछ बदलता है। बस एक बार मौका मिले, फिर देखना, यही लोग तारीफ भी करेंगे और सलाम भी। रघु का विश्वास सिया के दिल को थोड़ी शांति देता है। वो जानती है कि उसकी तकदीर अभी सोई है, लेकिन रघु की आंखों में जो उम्मीद है वो कभी हार नहीं मानेगी। दोपहर की तपती धूप में चौपाल पर कुछ ग्रामीण बैठे चर्चा कर रहे हैं, मेहनत, गरीबी और इज्जत जैसे मुद्दों पर। पास ही बच्चे खेल रहे हैं और दूर बैलगाड़ी की आवाज माहौल को जीवंत बनाती है। सुनो भाइयों, परसों जब मेरे खेत में मजदूर नहीं मिला था, रघु ने खुद आकर मदद की, बिना मोल भाव के। ऐसा आदमी आजकल कहाँ मिलता है? बिल्कुल सही कहा। रघु जितना मेहनती और ईमानदार आदमी मैंने नहीं देखा। काम में ऐसा डूब जाता है जैसे भगवान का भजन कर रहा हो। पर सोचने वाली बात ये है, इतना मेहनती होकर भी सालों से वही टूटी झोपड़ी, वही फटे कपड़े। ऐसा क्यों भाई? नियति का खेल है ये, और शायद गांव का सौतेला व्यवहार भी। मेहनत करने वालों को तो हम सिर्फ मजदूर समझते हैं, इंसान नहीं। रघु जैसे लोगों को अगर मौका मिले तो वो दूसरों का भी भाग्य बदल सकते हैं। सच कहा।
लेकिन अफसोस हमारा समाज नाम और खानदान देखकर ही सम्मान देता है, मेहनत को नहीं। पास खड़ा रघु, जो चुपचाप हल लेकर चौपाल के बगल से गुजर रहा होता है, थोड़ी देर के लिए रुककर उनकी बातें सुनता है, फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती है, जैसे वो जानता हो कि उसकी मेहनत एक दिन जवाब बनेगी। सावन की पहली बारिश सबके लिए राहत और सुकून लाती है, पर रघु और सिया के लिए यह मौसम हर साल एक नई चुनौती लेकर आता है। जैसे ही रघु थाली में पहला कौर डालने जाता है, ऊपर से छत से पानी सीधा उसकी थाली में टपकता है। हे भगवान, ये छत तो इस बार बिल्कुल ही जवाब दे गई। देखो ना, खाना भी भीग गया और सारा सामान भी भीग जाएगा। सिया दौड़कर कोने में रखे पुराने कपड़े और अनाज के थैले को हटाने लगती है। बारिश की बूंदें जैसे एक एक कर उनकी मेहनत पर चोट कर रही हों। भीगते कपड़ों से पानी टपक रहा है और मिट्टी में रखा अनाज गीला होने लगा है। सिया हाथों से जल्दी जल्दी कपड़ों को समेटती है, आंचल से अनाज के बोरे ढकने की नाकाम कोशिश करती है। शायद गोविंद से बात कर लूं। उसके पास तो टेंट का पुराना टारपोलिन पड़ा था, वो शायद दे दे। गोविंद तुम्हारा सच्चा दोस्त है रघु, एक बार कोशिश तो करो। मना भी कर दे तो कम से कम दिल में मलाल नहीं रहेगा। कभी कभी मुसीबत में उम्मीद की सबसे छोटी किरण भी हिम्मत दे जाती है। रघु के पास खोने को अब कुछ नहीं था, बस बचाने के लिए अपने सपनों की छत थी। इस बारिश में सिर्फ बदन नहीं भीग रहे थे, भीग रहा था भविष्य, जिसे रघु हर हाल में थामे रखना चाहता था। रघु छाता खोलता है, भीगती जमीन पर पैर रखता है और घर की चौखट पार करता है। उसके कदम भारी हैं, पर हौसला मजबूत। बाहर आसमान फट रहा था, तेज बारिश की बूंदें धरती को पीट रही थीं और बिजली की कड़क उस अंधेरी रात में गूंज रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में हर आंधी से बेखबर गोविंद का बड़ा पक्का और सुंदर घर गरम रोशनी में नहाया खड़ा था। भीतर रसोई से घी की खुशबू और पकौड़ों की चटपटी महक निकल रही थी, जैसे ये घर उस बारिश की रात को चिढ़ा रहा हो। जहां कुछ घरों में चूल्हा बुझ चुका था, वहीं यहाँ शाम पकौड़े और सुकून में डूबी हुई थी। शायद इसलिए कि ताने देने वालों के घरों में कभी पानी नहीं पड़ा। वाह गोपी, बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या दिन बना दिया तुमने। तुम बस खाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बारिश में बाहर निकले होंगे बेवकूफ लोग, समझते नहीं मौसम क्या कह रहा है। इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे रघु, इतनी बारिश में सब ठीक तो है? भैया माफ करना, बिना बताए चला आया, लेकिन एक छोटी सी मदद चाहिए थी। उसी समय रसोई की गर्माहट से निकलती हुई गोपी तेज कदमों से बाहर आई। उसके चेहरे पर ठंडी बारिश का असर नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा और घमंड साफ झलक रहा था। वाह जी, अब तो हमारे घर को धर्मशाला समझ लिया है क्या? कोई भी चले आएगा अपना दुखड़ा रोने। भाभी, मेरा सामान और अनाज भीग रहा है, बस कुछ दिन के लिए रख देता। जैसे ही बारिश रुकेगी वापस ले जाऊंगा। भीगी रात में रघु मदद नहीं, एक कोना मांग रहा था, जहां उसका सपना सुरक्षित रह सके। लेकिन अहंकार को दूसरों की पीड़ा दिखाई नहीं देती। सपना हो या सामान, हमारे घर में जगह नहीं है। और सुनो,
अगली बार यूं बिन बुलाए मत आना। रघु कुछ कहता नहीं, बस मुस्कुरा देता है, एक टूटी, उदास लेकिन दृढ़ मुस्कान। रघु, मैं चाहता हूं तेरी मदद करना, लेकिन समझता हूँ भैया, कोई बात नहीं। रघु समझता हूँ मुड़ा, भैया, कोई हाथ बात में नहीं। छाता खोला और धीमे मगर ठोस कदमों से वापसी करने लगा। बारिश उसके कंधों से फिसल रही थी, कपड़े भीग चुके थे, लेकिन उसकी चाल में अब भी एक हौसला था, एक ठहराव था। कभी कभी ना सुनना हार नहीं होता, वो एक दिशा बदलने का इशारा होता है। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल में जवाब की तलाश भी जाग चुकी थी, क्योंकि जो हालात से डरता नहीं, वो रास्ता खुद बना। मुसीबतें जब सिर उठाती हैं तो कुछ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे मौके में बदलना जानते हैं। रघु और सिया उन्हीं में से थे। रघु एक बात सोच रही थी। हाँ, बोलो सिया। गांव में जो मेला लगने वाला है ना, हम भी वहां अपनी दुकान लगा सकते हैं, कपड़ों की दुकान। कपड़ों की? लेकिन सिया, हमारे पास न कपड़ा है, न पैसे, न कोई दुकान लगाने का अनुभव। अनुभव है। तुम्हें याद है ना, जब हम शादी के बाद मिल में काम किया करते थे, तुम्हारे पिताजी ने खुद हमें सिखाया था कपड़े सिलना। हाँ, वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। पिताजी की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। हर धागा मेहनत से जोड़ो, तभी कपड़ा टिकेगा। तो चलो फिर मेहनत का धागा फिर से जोड़ते हैं। देखो, ये क्या है? ये ये पिताजी की सिलाई मशीन, लेकिन ये तो सालों से बंद पड़ी थी। मैंने इसे ठीक करवा लिया है। जाम था, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। अब ये फिर से चलती है, जैसे हमारे सपने। उम्मीद कभी चीजों में नहीं होती, वो रिश्तों, यादों और इरादों में होती है। रघु और सिया को अब सिर्फ एक धागा पकड़ना था, विश्वास का। और वो सफर शुरू होने वाला था, जहां मेहनत फिर से रंग लाने वाली थी। सपने बुनने के लिए महंगे धागों की जरूरत नहीं होती, बस मेहनत और इरादे मजबूत होने चाहिए। रघु और सिया ने हर सुबह सूरज से पहले जागकर उस सपना को आकार देना शुरू किया, जो कभी उनके पिताजी ने देखा था। मिट्टी से सने हाथ और पसीने से भीगा माथा, ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि मेहनत की सबसे सच्ची पहचान है। रघु खेत की जड़ों में पसीना सींच रहा था, और सिया हर झाड़ू के साथ सपनों की धूल साफ कर रही थी। थकान जरूर थी, पर आंखों में चमक थी, उस आने वाले कल की, जो वो अपने हाथों से बुन रहे थे। ये देखो रघु, आज 60 रुपये मिले और कुल जमा करके अब 380 रुपये हो गए हैं। अरे वाह, ये तो सिया बैंक बन गई है। बैंक नहीं, भरोसे की तिजोरी हूँ। कुछ दिन की मेहनत अब रंग लाने लगी थी, सचमुच रंग लाने लगी थी। घर का आंगन अब किसी छोटे कारखाने की तरह लग रहा था, जहां सिया अपने हाथों में रंगों की दुनिया समेटे थी, और रघु कपड़ों की सिलाई में अपने बीते कल को सिलकर नए भविष्य का ताना बाना बुन रहा था। ये कोई आम दिन नहीं था, ये वो सुबह थी जब सपने रघु, हकीकत की सिलाई देखो, से जुड़ने लगे ये थे। रहे सारे रंग और ये नाप कर काटे हुए कपड़े। आज से सिलाई शुरू। तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया सिया। ये मशीन फिर से चल रही है, जैसे पिताजी का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा हो। हर चलती सुई के साथ
रघु की मेहनत एक नए कपड़े में बदल रही थी और सिया के हाथों से सिर्फ धागे नहीं, उम्मीदें बुनी जा रही थीं। रघु और सिया दिन रात जुटे थे। कोई कपड़े काटता तो कोई रंग भरता। हर फूल, हर मोर, हर डिजाइन में बस एक ही बात थी, मेहनत से बदलती तकदीर की कहानी। सिया, ये जो तुमने तोते वाला डिजाइन बनाया है, ये तो शहर की दुकान में भी नहीं मिलता। सिर्फ हाथ का हुनर नहीं है रघु, ये उस आत्मा की कला है जो कभी हार नहीं मानती। जहां एक और गांव के लोग बारिश से परेशान थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में दो लोग बारिश की हर बूंद को अपनी मेहनत में बदल रहे थे। और वो दिन दूर नहीं था जब ये मेहनत मेले में मुस्कान बनकर बिकेगी। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका रघु और सिया को बेसब्री से इंतजार था। गांव का सबसे बड़ा आनंद मेला, रोशनी, रंग, हंसी और उमंग से भरपूर। चौक मैदान में दर्जनों दुकानें सजी थीं, लेकिन एक कोना सबसे अलग चमक रहा था, जहां रघु और सिया ने अपने हाथों से बनाए रंग बिरंगे कपड़ों की दुकान सजाई थी। इतनी सुंदर साड़ी और कीमत सिर्फ 100। इसमें इतनी कढ़ाई और रंग। हाँ बहन जी, ये मशीन से नहीं, मेहनत से बनी है। अपने हाथों से सजाई है हमने। ये मोर वाला दुपट्टा तो एकदम खास है। इसे रख दीजिए, मैं ले रही हूँ। जिस दुकान को लोग छोटा समझ रहे थे, वो अब सबसे बड़ी भीड़ खींच रही थी। रघु और सिया की मेहनत सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी, वो लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। जब सपनों को रंगों से सजाया जाए, तो उसकी चमक दूर तक जाती है। शाम ढल चुकी थी, पर रघु और सिया की दुकान अब भी चमक रही थी। एक कोने में गोपी खड़ी थी, जलन की नजरों से देखती हुई। मेहनत की रोशनी आज सबसे ज्यादा चमक रही थी। वाह रे किस्मत, जो कभी हमारे दरवाजे पर पानी भरने आता था, आज दुकान चला रहा है। हद है। ये सब ऐसे नहीं चलने दूंगी। इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके मन में जलन अब नफरत में बदल चुकी थी, लेकिन किस्मत के पास उसके लिए कुछ और ही इरादा था। क्योंकि जब इरादे नेक हों और मेहनत सच्ची, तो हर साजिश खुद मिट्टी में मिल जाती है। मेले से लौटते समय जब रघु और सिया अपने झोले संभालते हुए रास्ते से गुजर रहे थे, तभी पास की मोड़ से एक तेज घोड़ा गाड़ी अचानक फिसलती है और धड़ाम। रघु, जल्दी देखो, ये आदमी सांस तो ले रहा है। जख्मी है, लेकिन नब्ज चल रही है। इसे यूं छोड़ नहीं सकते, घर ले चलते हैं। रघु और सिया उसे संभालते हुए घर ले आते हैं। सिया गर्म पानी लाकर उसके जख्म साफ करती है और रघु पुराने कंबल में लपेटकर बिस्तर पर लिटा देता है। अजनबी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। मैं कहाँ हूं? घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, हम आपको यहाँ ले आए। आपका सामान भी हमने समेट लिया है। आराम कीजिए, जख्म गहरे हैं। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। अजनबी इधर उधर नजरें घुमाता है, तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। ये तस्वीर, ये मेरे पिताजी हैं। क्या? ये मेरे पिताजी की तस्वीर है। एक पल के लिए जैसे समय थम गया। सच्चाई सामने थी, लेकिन अभी उसके सारे पर्दे उठने बाकी थे। कभी कभी कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती, वे अधूरी कहानियों को मुकम्मल करने आती हैं। मेरा नाम नरेश है। मेरे पिताजी रतनलाल
आपके पिताजी के मिल में ही काम करते थे। पिताजी को जलन थी, क्योंकि आपके पिताजी ईमानदार थे और उन्होंने कभी किसी की चापलूसी नहीं की। उन्होंने और एक और आदमी ने मिल में आग लगवा दी ताकि मिल बंद हो जाए और बदनाम। और वही हुआ। कर्ज, बदनामी, जमीन की नीलामी, सब कुछ खत्म। पिताजी की मौत एक गैस विस्फोट में हुई, लेकिन जाते जाते उन्होंने सब सच बता दिया। और अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। हम माफ करने वाले लोग हैं, लेकिन भूलने वाले नहीं। हमें दया नहीं चाहिए, नरेश जी। हमें सिर्फ मेहनत का सम्मान चाहिए। अगर सच में मदद करना चाहते हो, तो एक काम करो। गांव में एक छोटा सा कपड़ा कारखाना बनवाओ, ताकि हम अपने पिताजी का सपना फिर से। ये मेरा सौभाग्य होगा। मैं कल ही शुरू कर। गुनाहों का बोझ भारी होता है, लेकिन सच्चा प्रायश्चित किसी टूटे हुए सपने को फिर से जोड़ने की वजह बन सकता है। एक सपना जो कभी राख बनकर बिखर गया था, आज फिर से धागों में बुनता दिख रहा है। कुछ ही हफ्तों में नरेश ने अपने अपराध का ऐसा प्रायश्चित किया जिसने रघु और सिया की जिंदगी ही नहीं, पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। भाभी जी, आज हमारे घर में भी चूल्हा जलता है। पहले तो दिन भर चक्की के सामने सिर झुकाए खड़े रहना पड़ता था। अब हमें भी लगता है कि हम कुछ बना रहे हैं अपने हाथों से। हम सबका सपना एक है, मेहनत से आगे बढ़ना और किसी का सहारा नहीं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना। पिताजी जहां भी होंगे, आज मुस्कुरा रहे होंगे। कभी सोचा नहीं था कि फिर से अपनी जमीन पर अपने नाम से कुछ बना पाएंगे। हमसे सिर्फ वक्त छिना था, हौसला नहीं। रघु और सिया की कहानी कोई जादुई परिकथा नहीं थी। ये उन लाखों लोगों की तरह की कहानी थी जो हर रोज अपमान, गरीबी और कठिनाई से जूझते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। कभी हार मत मानो। मेहनत का रास्ता भले लंबा हो, लेकिन मंजिल जरूर देता है। हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है।